हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट 2 के जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको कंप्लीट कर लिया है और नाउ इट्स टाइम फॉर द मेगा रिवीजन। तो इस रिवीजन में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के करेंगे, जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देंगे और इसके अलावा एग्जाम में जो भी एमसीक्यूज आने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी सेट ए की कार्डिनलिटी m है और सेट b की कार्डिनलिटी n है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से b में कितने संबंध बनेंगे टोटल। तो मैं पहले बता दूं कि जो a क्रॉस b होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, अगर इस तरीके का सेट की कार्डिनलिटी है तो वो m इंटू n होता है। और हमको ये भी पता है कि r जो होता है वो सबसेट होता है, ठीक। और हमको ये भी पता है कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 टू पावर, है ना, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो 2 टू पावर जो भी इस सेट की कार्डिनलिटी हो, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, m इंटू एन, यानी 2 टू पावर m n। तो ऑप्शन सी जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ। बहुत आसान है, हमने किया हुआ इसको बहुत बार। अगर हमारा कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, राइट। The relation x congruent to y modulo n on the set of integer z is। ठीक है, ये जो रिलेशन है वो किस तरीके का रिलेशन बनेगा, हम लोगों ने वीडियो में किया है, इसको विद प्रूफ किया है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांसिटिव भी होता है। मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, है ना। तो इसका मतलब देखो क्या है कि आर सिमेट्रिक है, मतलब अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या होगा, बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में। अब जरा दोनों को समझो, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी कॉमा ए कहाँ बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में, है ना, यही हम लोगों ने पढ़ा है। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। और इसके यहाँ मतलब क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो देखो जो भी ए कॉमा बी आर में है वो कहाँ पे है, आर इनवर्स में भी है, ठीक है। और जो बी कॉमा आर में है वो आर इनवर्स में भी है। कब है लेकिन ये, जब आर सिमेट्रिक रिलेशन है। और अगर आर सिमेट्रिक रिलेशन है तो आर और आर का इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज ऑन टू। ऑन टू कब होता है, ऑन टू होने के लिए, है ना, मतलब जो हमारा रेंज होता है, ठीक है। ऑन टू का मतलब क्या था, जैसे मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबकी यहाँ पे प्री इमेज मिलनी चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए। और नहीं छूटना चाहिए का मतलब क्या है कि जो रेंज होगी फंक्शन की वो पूरे के पूरे सेट बी के इक्वल होना चाहिए ना। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो फंक्शन एक डिफाइन किया गया आर से आर पे, और वो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको प्रूव किया था कि एफ ऑफ -1 की वैल्यू भी 1 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 है। तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है, बट -1 और 1 आपस में इक्वल नहीं, मतलब ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं तो मतलब क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख रहे थे तो x की वैल्यू हो रही थी √y, ठीक है। अब y अगर निगेटिव हो जाएगा ना तो इसका क्या मिलेगा, नहीं, प्री इमेज नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब पूरा का पूरा r, पूरे पूरे r की जो प्री इमेज है वो नहीं मिलेगी, मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये बनेगा मैनी 1 इंटू फंक्शन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ गॉफ एग्जिस्ट, है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस गॉफ एग्जिस्ट। तो मैंने बताया था कि g ऑफ एफ एक्स इसका मतलब है, और ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब f की रेंज जो हो वो g के डोमेन की सबसेट हो, ठीक है। f की रेंज g के डोमेन की सबसेट हो तभी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन अगर आपको याद हो, एफ एक्स इज इक्वल टू कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने, इसकी वैल्यू 1 थी, 0 थी, -1 थी। 1 कब थी, जब ग्रेटर देन 0 हो। 0 कब थी, जब 0 हो। और लेस देन 1 कब थी, जब लेस देन 0 हो। तो इसके रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आते हैं, 1 0 और -1। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स को मान लेते हैं y, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 3/2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी f इनवर्स y की वैल्यू है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर फंक्शन कंपोजिशन इनवर्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंपोजिशन का इनवर्स होता है वो उनके इनवर्स का कंपोजिशन होता है बट ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो जैसे मान लो अगर हम गॉफ का इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले एफ का इनवर्स आएगा फिर ऑफ जी का इनवर्स आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा हमारा। द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम लोगों ने हमने कैसे डिफाइन किया गया था कि जो भी नंबर हम लेंगे, है ना, वो क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। जैसे मान लो x इज इक्वल टू अगर हम 4.05 ले रहे हैं तो इससे छोटे कौन कौन से इंटीजर्स हैं, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है ना। अब इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 4 है। ठीक, तो ऐसे हम कोई भी नंबर लेंगे जब उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो वो नंबर क्या आएगा, इंटीजर फंक्शन आएगा। क्या आएगा, हमेशा इंटीजर फंक्शन आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या बताना, रेंज बताना। रेंज का मतलब आउटपुट, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज, है ना, ये जो रूल है वो क्या कहलाता है। तो देखो यहाँ पे 3 फंक्शंस है, तीनों कंपोजिट कर रहे हैं हम, इसमें से ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उनकी ग्रुपिंग डिफरेंटली कर रहे हैं। ग्रुपिंग डिफरेंटली करेंगे तो उनकी वैल्यू इक्वल आएगी और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये ऑलवेज क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। अब ये आ गया मॉडुलस फंक्शन। इट इज अ वन वन फंक्शन इन द डोमेन, है ना, ये हमारा वन वन फंक्शन होगा, इनमें से किस डोमेन में होगा। ठीक है, तो वन वन के लिए देखो क्या होता है, मॉड x1 इज इक्वल टू मॉड x2 ले ले हम लोग, और किस कंडीशन में ये x1 इज इक्वल टू x2 आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मॉड -1 की वैल्यू भी 1 आती है और मॉड 1 की वैल्यू भी 1 आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड -1 मॉड 1 के इक्वल है बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर निगेटिव इंटीजर्स इन्वॉल्व है तो फिर ये क्या होगा, कभी 1 1 नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, 1 1 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a to a where cardinality of a is n, है ना। तो कितने टोटल 1 1 फंक्शन हमारे सेट a से a पे बन, ठीक है। तो टोटल 1 1 फंक्शन हमारे बनते हैं npn। npn परम्यूटेशन होता है ना, इसको डिफाइन करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, मतलब 0 फैक्टोरियल 1 टोटल n फैक्टोरियल। तो बी ऑप्शन जो हमारा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इज। मान लो कि हमारा सेट ए है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इस पे हमने क्या किया, दो रिलेशन डिफाइन किए, एक R1 और एक R2। दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस है मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव भी है। ये भी हमारा इक्विवेलेंस है मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है। तो अगर हम R1 इंटरसेक्शन R2 लेंगे ना, तो इसमें क्या कॉमन पार्ट लेना है। तो देखो R1 हमारा रिफ्लेक्सिव मतलब इसमें 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। तो सेम यहाँ पे भी तो होगा 1 1 2 2 3 3, क्योंकि दोनों सेम सेट पे डिफाइन है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरीके से सिमेट्रिक, अगर मान लो 1 2 है R1 में, ठीक है, तो 2 1 भी होगा। ठीक, इसी तरीके से R2 मान लो अगर 2 3 है तो 3 2 भी होगा। पर अगर मान लो कि दोनों, जैसे मान लो इसमें 1 2 है और यहाँ पे 2 3 है, तो वो कॉमन तो नहीं आएगा ना। तो वो या तो इसमें वो एलिमेंट आएगा नहीं, और अगर आएगा तो उसके दोनों पार्ट आएंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 भी होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे 1 2 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इंटरसेक्शन में ही नहीं आएगा, और इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो सिमेट्रिक हो ही जाएगा। पर अगर आएगा 1 2 तो फिर 2 1 भी साथ में आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। इसी तरीके से ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड रखता है, और ये इसी तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ सेट विद n एलिमेंट्स हैज हाउ मेनी सबसेट। तो सबसेट्स के लिए मैंने बताया था, सिंपल है, 2 टू पावर n होता है ना। कोई भी n एलिमेंट्स का अगर सेट है तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू पावर n। द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, है ना। तो एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कोई एलिमेंट्स नहीं होता, मतलब 0। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 टू पावर 0 मतलब 1। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक ही एलिमेंट होगा, और वो क्या होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना। देखो अगर हम याद हो आप लोगों को, तो अगर मान लो कोई सेट ये है तो उसके बाहर का जो पार्ट है ना वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा इसका। ठीक, अगर ये ए है तो
तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए, इसका और इसके बाहर के पर, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, नल सेट आ जाएगा। अगर f कोई फंक्शन है a से b पे बाइजेक्टिव है, तो ये हम लोगों ने पहले जानते हैं कि बोथ होगा 1 1 और ऑन 2। वैल्यू ऑफ 3.7, अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है, ठीक। 3.7 से छोटे कितने नंबर है, सॉरी 3.7 से छोटे हमें इंटीजर्स लेने हैं और फिर उनमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो 3.7 से छोटे इंटीजर्स हैं 3 2 1 0, उनमें से ग्रेटेस्ट क्या है 3 प्लस। अब देखो -21 से छोटे कितने इंटीजर्स हैं, -3 -4 -5, इस तरीके से, उनमें से ग्रेटेस्ट है -3, इनको ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर कोई रिलेशन है 1 to 2 1, ठीक है, ऑन 1, 2, देन आर इज, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 भी होना चाहिए 2 2 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक होगा 1 2 है 2 1 है, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांसिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए ना, तो ट्रांसिटिव नहीं है। और रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो ये केवल सिमेट्रिक रिलेशन है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट है, किसी भी सेट का जो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, तो वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। मतलब जैसे मान लो a इज इक्वल टू, अगर हमें 1 2 3 दिया गया है तो एक रिलेशन R बनेगा जिसमें 1, 1 होगा, 2, 2 होगा और 3, 3 होगा, बस। ठीक है, 1 1 को मैप करेगा, 2 2 को, 3 3 को, ये आइडेंटिटी रिलेशन, और ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस भी है। सिमेट्रिक इसलिए होगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई a, b नहीं है जिसके लिए यहाँ पे b, a ना हो, तो है नहीं है, मतलब ये है। इसी तरीके ट्रांसिटिव भी है ये, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। fx इज इक्वल टू sin x इज बाइजेक्टिव इफ डोमेन एंड को डोमेन आर, है ना। ये बाइजेक्टिव कब होगा, अगर इसके डोमेन और को डोमेन क्या हो जाए। तो देखो हमको पता है कि साइन का रेंज तो हमको पता ना -1 से 1 के बीच होती है, तो इसका डोमेन हम क्या ले ले, देखो -1 कब होगा, -π/2 पे, 1 कब होगा, π/2 पे। तो अगर हम इस डोमेन ए से इस को डोमेन बी पे डिफाइन करेंगे तो ये हमारा 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना। अब देखो ये रेक्टेंगल हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब u से u को माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, फाई, नल सेट बचेगा, ठीक है। द इनवर्स ऑफ फंक्शन, है ना, बहुत आसान है, x⁴ जो है ना वो इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स के लिए क्या करते हैं, y = x³ लिखते हैं और फिर x के लिए सॉल्व करते हैं तो y⁴ ओके। तो ये 25 क्वेश्चंस का मैंने एक सेट बनाया था प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूँ इस सेट को प्रैक्टिस करने के बाद आपका कंप्लीट सिलेबस रिवीजन हो गया होगा और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस यूनिट में बस इतना ही, हम लोग अगली यूनिट में मिलते हैं अगले वीडियो से। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।